हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार फिर इस नई वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान के अंदर हमारा एक टॉपिक है जंतु जगत का वर्गीकरण। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने पहले विज्ञान के 2 टॉपिक ऑलरेडी करा दिए हैं। कौन कौन से करा दिया? तो रुधिर करा दिया और करा दिया अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले टॉपिक है। ये रुधिर और अंतःस्रावी ग्रंथि, ये मैंने बता दिया है। अब आज हम बात करने वाले हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसके बारे में स्टडी करना, यानी जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? टेक्सोनोमी कहलाता है। क्या कहलाता है? टेक्सोनोमी कहलाता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जो ये वर्गीकरण है ये अलग अलग वर्गीकरण है। जैसे सबसे पहले आता है, कौन सा आता है? द्विजगत। कौन सा आता है दोस्तों? द्विजगत वर्गीकरण। ये दोस्तों सबसे पहले आता है द्विजगत वर्गीकरण। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कार्ल लिनियस ने। किसने की थी? कार्ल लिनियस से। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि द्विजगत वर्गीकरण की खोजकर्ता कौन है? तो कौन है? कार्ल लिनियस है। ठीक है दोस्तों, या इसको ऐसे भी बोलते हैं कि द्विजगत वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो किसे क्या बोलते हैं? इसको कार्ल लिनियस को ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें त्रिजगत, दूसरा है त्रिजगत वर्गीकरण। इसका पिता किसे कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं हेकल, क्योंकि हेकल के द्वारा ही त्रिजगत वर्गीकरण का वर्गीकरण दिया गया है। इसी कारण इसको त्रिजगत का पिता किसे कहते हैं? हेकल को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। एक लास्ट आता है, कौन सा आता है? पंचम जगत वर्गीकरण। कौन सा आता है? पंचम जगत वर्गीकरण। इसका पिता किसे कहता है? इसे पिता कहते हैं आर.एच. हेक्टेयर। किसे कहते हैं? आर.एच. हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, ये आपको 3 ध्यान रखना है कि त्रिजगत का पिता किसे कहते हैं? कार्ल लिनियस को कहते हैं। तो त्रिजगत वर्गीकरण किसने दिया? हेकल ने दिया। और पंचम जगत वर्गीकरण किसने दिया? आर.एच. हेक्टेयर ने दिया। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ सीधे किसी एक लाइन में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, हम देखते हैं जो सजीव होता है। क्या होता है? जो सजीव होता है, जो जीव होता है, जीव क्या होता है? सजीव होता है। ठीक है, वो जो जीव होता है वो उनके शरीर अलग अलग प्रकार से बने होते हैं। यानी कि बात करें, पहला जो जीव बना होता है वो बना होता है एक कोशिकीय जीव। कौन सा बना होता है? एक कोशिकीय जीव। और एक जीव होता है वो कौन सा जीव होता है? बहुकोशिकीय जीव। ठीक है दोस्तों, एक तो जीव होता है एक कोशिकीय जीव, और जो दूसरे जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय के द्वारा बने होते हैं। इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, इन एक कोशिकीय जीव में एक ही प्रकार का क्या है? फाइलम है। क्या है? फाइलम आपके आगे बताऊंगे फाइलम क्या होता है। और इसमें कितने फाइलम है? 10 फाइलम है। 10 फाइलम। अब देखो फाइलम क्या होता है? फाइलम क्या होता है? फाइलम होता है जीव विज्ञान में जीवों की एक विशेष श्रेणी। ठीक है दोस्तों, ये होता है फाइलम। जीव विज्ञान में जीवों की एक विशेष श्रेणी होती है, उसको क्या बोलते हैं? फाइलम बोलते हैं। एक कोशिकीय जीव में केवल एक प्रकार का फाइलम पाया जाता है, और बहुकोशिकीय जीव में कितने प्रकार के फाइलम पाए जाते हैं? 10 प्रकार के फाइलम पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें जो एक कोशिकीय में जो एक प्रकार का फाइलम होता है वो कौन सा फाइलम है? प्रोटोजोआ फाइलम। प्रोटोजोआ फाइलम। ठीक है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा। तो इसका उदाहरण क्या है? प्रोटोजोआ फाइलम है। और इसमें 10 फाइलम में कौन कौन से फाइलम वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रोटोजोआ फाइलम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रोटोजोआ फाइलम के बारे में देखते हैं। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि जंतु जगत का वर्गीकरण के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? टेक्सोनोमी कहलाता है। द्विज जगत का वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? कार्ल लिनियस को कहते हैं। तो त्रिजगत वर्गीकरण का नामकरण किसने दिया था? हेकल ने दिया था, जिसके कारण इसको त्रिजगत का पिता कहते हैं हेकल को। ठीक है, और पंचम जगत का आर.एच. हेक्टेयर। ठीक है, जो सजीव होते हैं वो सजीव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में फाइलम होता है, एक प्रकार का फाइलम होता है, और बहुकोशिकीय जीव में 10 प्रकार के फाइलम होते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रकार के फाइलम में जो होता है वो प्रोटोजोआ फाइलम होता है। फाइलम क्या होता है? फाइलम होता है जीव जंतुओं में जीवों की विशेष श्रेणी होती है। ठीक है दोस्तों, हम बात करने वाले हैं प्रोटोजोआ फाइलम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रोटोजोआ फाइलम। तो ये क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। वो इसका नाम किसने दिया? प्रोटोजोआ फाइलम का नाम किसने दिया? नाम दिया किसने दिया? कोल्डवस ने दिया। किसने दिया?
कोलबस ने दिया। और इसमें एक ध्यान रखना कि इसमें उत्तक व अंक अनुपस्थित होते हैं, उत्तक और अंक अनुपस्थित होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और अगर उत्तक और अंक अनुपस्थित है तो इसमें श्वसन और उत्सर्जन अंक भी क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे, ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और ये एक प्रकार क्या है, ये एक यूकेरियोटिक सेल है, ठीक है दोस्तों। यूकेरियोटिक सेल का मतलब क्या है, इसमें केंद्रक उपस्थित रहता है। एक होता प्रोकोरियोटिक, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है इसमें केंद्रक नहीं होता है। और यूकेरियोटिक का मतलब क्या है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और ये अधिकतम प्रोटोजोआ कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है पानी वाले स्थान पर, ठीक है दोस्तों, ये पानी वाले स्थान पर अधिकतम पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्या बताया कि प्रोटोजोआ फाइलम एक कोशिकीय जीव है। नाम किसने दिया इसका, कोल्पस नामक वैज्ञानिक ने दिया। अंग और उत्तक अंग क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं। उत्तक और अंग अनुपस्थित होने के कारण इसमें श्वसन और उत्सर्जन अंग भी अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। इसमें ये प्रोटोजोआ फाइलम होता है, इसमें यूकेरियोटिक सेल पाया जाता है। यूकेरियोटिक सेल का मतलब क्या है, इसमें केंद्र उपस्थित होता है, ठीक है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें केंद्र अनुपस्थित होता है। वो आगे वाले फाइलम में देखेंगे कौन कौन से प्रोकैरियोटिक है और कौन कौन से यूकेरियोटिक है, ठीक है दोस्तों। और ये प्रोटोजोआ फाइलम होते हुए कहाँ पाया जाता है, अधिकतम पानी वाले स्थान पर पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया प्रोटोजोआ फाइलम। अब हम बात करने वाले हैं बहुकोशिकीय फाइलम, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, इसमें मैंने कितने फाइलम बताए थे, 10 फाइलम बताए थे, ठीक है दोस्तों। अब देखो हम दोस्तों 10 फाइलम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये हमारे एग्जाम में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, 10 के 10 फाइलम एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ठीक है। जो इनमें जो मेन मुख्य फाइलम है हम उनके बारे में ही देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं सबसे पहला फाइलम कौन सा देखते हैं। सबसे पहले फाइलम की बात करें ऑर्थोपोडा फाइलम, कौन सा दोस्तों, ऑर्थोपोडा फाइलम, ये सबसे पहले फाइलम की बात करेंगे, ठीक है। इसकी बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा फाइलम है, क्या दोस्तों, ये सबसे बड़ा फाइलम है। ऑर्थोपोडा फाइलम की बात करें तो ये सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है। इसमें जो बॉडी बात करें तो इसमें जो बॉडी होती है वो कैसी पाई जाती है, खंडन बॉडी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और इसका एग्जाम्पल की बात करें, इस फाइलम के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, ठीक है दोस्तों, केकड़े, ये सब उदाहरण किसके हैं, ये ऑर्थोपोडा फाइलम के हैं, ठीक है दोस्तों। ऑर्थोपोडा फाइलम क्या है, सबसे बड़ा फाइलम है और इसमें खंडन बॉडी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। और इसमें कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, केकड़े, ये सभी के इनके उदाहरण, ठीक है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो 10 था तो मैं आपको मेन बता रहा हूँ, आप सबको याद नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरे फाइलम की बात करें तो दूसरा फाइलम कौन सा है, मोलस्का फाइलम, कौन सा दोस्तों, मोलस्का फाइलम, ठीक है दोस्तों। ये है दोस्तों सेकंड सबसे बड़ा फाइलम, सेकंड सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम ये हो गया ऑर्थोपोडा फाइलम। और दूसरा सबसे छोटा फाइलम कौन सा हो गया, मोलस्का फाइलम, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और इसका जो पोषण होता है, इसका जो ये पोषण होता है, इसका पोषण मतलब क्या है, परजीवी, यानी दूसरे जीवों के ऊपर ये निर्भर रहता है, इसका मतलब क्या है, परजीवी है, ठीक है दोस्तों। और ये कैसे है, ये जलीय जीव है, यानी कि समुद्र में ये पाए जाते हैं, मोलस्का फाइलम, ठीक है दोस्तों। इनके उदाहरण की बात करें तो उनके उदाहरण कौन कौन से हैं, यहाँ लिख लेता हूँ। इनके उदाहरण क्या एक तो दोस्तों ऑक्टोपस, क्या है, ऑक्टोपस, ठीक है दोस्तों, जिसकी भुजा कितनी होती है, 8 होती है, ये ध्यान रखना। ये एक बार एग्जाम पूछा गया है कि ऑक्टोपस में कितने भुजा होती है, तो 8 भुजा होती है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। आप ये एक उदाहरण ध्यान रखना कि ऑक्टोपस किस फाइलम का उदाहरण है, मोलस्का फाइलम का उदाहरण है। और ये सेकंड सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है। ये पोषण करता है जो परजीवी के ऊपर निर्भर रहता है, दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहता है, और ये क्या है, जलीय जीव है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, मैंने आपको बता दी ऑर्थोपोडा फाइलम, मोलस्का फाइलम, ठीक है। अब एक फाइलम की और बात करें जो भी वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसको ध्यान से समझना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इस फाइलम की बात करें तो ये कौन सा फाइलम है, कोर्डेटा फाइलम है, ठीक है दोस्तों। इस फाइलम को क्या बोलते हैं हम, केसुरदंडी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, कोर्डेटा फाइलम या केसुरदंडी इसको बोलते हैं, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, इक्वेटेरिया फाइलम में क्या होता है, जो इस प्रकार इस फाइलम के अंदर जो जीव होते हैं उन जीवों में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। क्या दोस्तों, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो इस प्रकार की फाइलम में विशेषता क्या है, इस शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, ठीक है। अब इनके कोर्डियल फाइलम में कौन कौन से वर्ग के जीव आते हैं हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम मत्स्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मत्स्य। तो मत्स्य प्रकार के फाइलम में कौन कौन से जीव आते हैं वो देखते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया, देखो बहुकोशिकीय जीव पढ़ रहे हैं हम। बहुकोशिकीय जीव में हमने 10 फाइलम के बारे में बताया था कि इसमें 10 प्रकार के फाइलम पाए जाते हैं। तो मेन कौन कौन से फाइलम है, तो ऑर्थोपोडा फाइलम है जो सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है दोस्तों। इसमें बता दिया कीड़े मकोड़े इसके उदाहरण है। दूसरा बताया था मोलस्का जो कि दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट बता रहा हूँ कौन सा इसका ये तो लास्ट वाला है, कोर्डेटा फाइलम, ठीक है दोस्तों। वैसे तो 10 होते हैं, जो मेन बता रहा हूँ वो अभी मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ, कोर्डेटा फाइलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, केसुरुकडंडी फाइलम भी बोलते हैं। इनकी विशेषता क्या है, ये शरीर की रीढ़ की हड्डी में, ये शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले इसमें फाइलम की वर्गीकरण करिए तो इसमें सबसे पहले आता है मत्स्य वर्गीकरण। अब मत्स्य वर्गीकरण इस नाम से स्पष्ट है कि मत्स्य मतलब पानी से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, पानी से संबंधित है। तो देखते हैं इनका जो श्वसन तंत्र होता है, इसका जो श्वसन तंत्र होता है, उस श्वसन तंत्र क्या होता है, गिल्स होता है, यानी गिल्स के द्वारा श्वसन लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। मत्स्य वर्गीकरण में जो जीव आते हैं उनका जो श्वसन तंत्र होता है वो किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसका ज़्यादा एग्जाम्पल यानी उदाहरण, इनमें मत्स्य वर्गीकरण में कौन कौन से जीव आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आता है शार्कफिश। क्या आता है दोस्तों, शार्क मछली, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डॉग फिश भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये दोस्तों एक होता है, ये दोस्तों वेरी पॉइंट है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक होता है हिप्पोकैम्पस, इसको क्या बोलते हैं हम, समुद्री घोड़ा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सभी मत्स्य वर्गीकरण के जीव के उदाहरण है, ये सब मछली है, समुद्री घोड़ा मछली, ठीक है दोस्तों। एक होता है, कौन सा होता है, गंबोसिया। कौन सा होता है, गंबोसिया। इसको क्या बोलते हैं, मछली बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस और गंबोसिया, ठीक है दोस्तों। एक होता है स्टोन फिश, इसको क्या बोलते हैं, जहरीली मछली बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर एग्जाम में आ जाए, 4 ऑप्शन आ जाए, हिप्पोकैम्पस, गंबोसिया, स्टोन फिश या ये शार्क फिश, इसमें 4 ऑप्शन ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा सबसे जहरीली मछली कौन सी है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, स्टोन फिश होगा। ये एग्जाम पूछा गया दोस्तों, जहरीली मछली किसका उदाहरण, तो ये मत्स्य वर्गीकरण का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। स्टोन फिश क्या है, एक जहरीली मछली है। गंबोसिया क्या है, एक मच्छर मछली है। हिप्पोकैम्पस फिश मछली क्या है, एक समुद्री घोड़ा मछली, ठीक है दोस्तों। विशेष ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो दोस्तों कि नोट लगा के लिखो, इन सभी में जो श्वसन तंत्र होता है वो किसके द्वारा होता है, ये गिल्स के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना। तभी तो हम मत्स्य वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं ना दोस्तों, तभी तो हम मत्स्य वर्गीकरण के बारे में रखा है इनको, ठीक है। अब नोट लगा के रखना, जो ये वेल फिश होती है, वेल मछली और डॉल्फिन, इनको कहाँ पर रखते हैं, इनको रखते हैं स्तनधारी में। कहाँ पर रखते हैं, स्तनधारी वर्गीकरण में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि इनका जो श्वसन तंत्र होता है वो क्या होता है, लंग्स होता है, यानी कि फेफड़ा होता है, ठीक है। इसके कारण इनको कहाँ पर रखते हैं, स्तनधारी वर्गीकरण में रखते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेल मछली और डॉल्फिन, ये दोनों विशेष ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारे पास मत्स्य वर्गीकरण। क्या क्या बढ़ा, इसमें श्वसन तंत्र गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है। उदाहरण शार्क फिश या डॉग फिश है। और ये जो 3 इंपॉर्टेंट मछली है इनके बारे में अलग से ध्यान रखना। हिप्पोकैम्पस मछली समुद्री घोड़ा के नाम से जाना जाता है। गंबोसिया मच्छर मछली और स्टोन फिश ये जहरीली मछली का उदाहरण, ठीक है दोस्तों। इन सभी में श्वसन तंत्र क्या होता है, गिल्स के द्वारा होता है। एक नोट लगा के, वेल मछली या डॉल्फिन, इसमें ये स्तनधारी वर्गीकरण होता है क्योंकि इसमें श्वसन तंत्र होता है वो लंग्स के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब बात करिए, मत्स्य वर्गीकरण हो गया। अब बात करें दूसरा वर्गीकरण कौन सा है, उभयचरी वर्गीकरण। अब उभयचरी नाम से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि ये पृथ्वी के ऊपर भी पाया जाता है और ये पानी के अंदर भी पाया जाता है। उभय का मतलब दोनों, या पृथ्वी पर या पानी पर, दोनों पर ये पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इनमें श्वसन तंत्र की बात करें,
जो पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, जो पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं वो श्वसन कैसे लेंगे, वो लंग्स के द्वारा लेंगे, यानी कि फेफड़े से लेंगे, ठीक है। वो जो पानी में होंगे वो किससे लेंगे दोस्तों, वो स्किन से लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इनकी बात करें, और मैं ये भी ध्यान रखना, इनमें त्रिकोष्ठक पाए जाते हैं। श्वसन तंत्र के अंदर जो त्रिकोष्ठक पाए जाते हैं, जैसे हमारे शरीर में 4 पाए जाते हैं ना, बाय नीले आंडर नीले, ये इसमें त्रिकोष्ठक पाए जाते हैं, त्रिकोष्ठक पाए जाते हैं। एग्जाम पूछा जा सकता है कि उभयचरी वगैरह में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, 3 कोष्ठक पाए जाते हैं, ठीक है। इनके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या है, एक तो होता है मेंढक, मेंढक पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, ठीक है। और एक होता है हाइला, क्या होता है दोस्तों, हाइला। एग्जाम पूछा जा सकता है कि जो हाइला है, हाइला जीव है, वो किस वर्गीकरण का उदाहरण है, तो उभयचरी वर्गीकरण का उदाहरण, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये हो गया हमारे पास उभयचरी वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों सरीसृप वर्गीकरण। सरीसृप वर्गीकरण देखो नाम से स्पष्ट है कि रेंग कर चलने वाला, रेंग कर चलने वाला, इसको क्या बोलते हैं, सरीसृप वर्गीकरण के अंदर रखते हैं, ठीक है दोस्तों। इनमें बात करें श्वसन तंत्र, श्वसन अंग, तो श्वसन अंग क्या होता है, इसमें होता है लंग्स और गिल्स, ठीक है दोस्तों। इसमें श्वसन तंत्र दोनों होता है, लंग्स भी होता है और गिल्स भी होता है, क्योंकि पानी के अंदर भी साफ पाए जाते हैं, तो पानी के अंदर साफ पानी पाए जाने के वो गिल्स से श्वसन प्राप्त करते हैं, ठीक है। और पृथ्वी पर पाए जाने के कारण ये लंग्स से प्राप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। इनकी बात करा खून, इनका जो खून होता है वो खून कैसे होता है, ठंडा खून है दोस्तों। ये बहुत बार अभी RRB एग्जाम में पूछा गया, ग्रुप डी के अंदर, RRB ग्रुप डी 2018 में, 2016-17 में जो एग्जाम हुआ था ना ग्रुप डी का, इसमें बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सरीसृप में वर्गीकरण में जो खून होता है वो कैसा होता है, वो ठंडा खून होता है, ठीक है दोस्तों। कैसा खून होता है, ठंडा खून होता है, तो ये ध्यान रखना विशेष, ठीक है। और इसमें बात करें कोष्ठक, तो इसमें कोष्ठक कितने पाए जाते हैं, इसमें भी कोष्ठक कितने पाए जाते हैं, 3 कोष्ठक पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे, इसके उदाहरण हो गए, एक हो गया छिपकली, ठीक है दोस्तों, एक हो गया छिपकली, हो गया सांप, हो गया मगरमच्छ, हो गया, ठीक है दोस्तों। सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया और छिपकली हो गया, ये इसके उदाहरण, ठीक है दोस्तों। सरीसृप का मतलब है रेंग कर चलने वाला, श्वसन अंग क्या है, लंग्स और गिल्स, खून होता है, ठंडा खून वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टाइल बनाना, ठीक है। वो कोष्ठक त्रिकोष्ठक उदाहरण क्या है, छिपकली, सांप और मगरमच्छ, ये इसके उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें हम चौथे वर्गीकरण, तो चौथा वर्गीकरण कौन सा है, एवज वर्गीकरण, कौन सा दोस्तों, एवज वर्गीकरण, ठीक है। तो एवज का मतलब क्या है, पक्षियों से संबंधित, एवज का मतलब क्या है, पक्षियों से संबंधित ये वर्गीकरण है, ठीक है दोस्तों। इनके बात करें तो इनका खून कैसे होता है, इनका खून होता है गर्म खून, कैसे होता है, गर्म खून। और सरीसृप में कैसे होता है, ठंडा खून होता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो बॉडी जो टेम्परेचर होता है, बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो नियंत्रित कैसे करते हैं, ये हम करते हैं मस्तिष्क के द्वारा, कैसे करते हैं, मस्तिष्क से करते हैं, ठीक है दोस्तों। और इनमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, यानी मनुष्य के समान ही इसमें कोष्ठक पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इनका बात करें श्वसन अंग, तो श्वसन अंग कैसे होता है, लंग्स होता है, क्या होता है दोस्तों, फेफड़ा होता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो उड़ने वाली हड्डी होती है, उड़ने वाली हड्डी होती है, उस हड्डी का नाम क्या है, पेनुमेटिक हड्डी, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पेनुमेटिक हड्डी, ठीक है। जो उड़ने पक्षियों में जो उड़ने वाली हड्डी होती है उस हड्डी का क्या नाम है, पेनुमेटिक हड्डी, ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके उदाहरण की बात करें तो एवज वर्गीकरण में कौन कौन से उदाहरण आ जाते हैं, एक आ जाते हैं सभी पक्षी, एक आता है शुतुरमुर्ग, ठीक है दोस्तों, एक आता है शुतुरमुर्ग पक्षी, एक आता है कीवी, ठीक है दोस्तों, एक आता है हमिंग बर्ड, क्या जाता है, हमिंग बर्ड, ठीक है दोस्तों। हमिंग बर्ड को क्या बोलते हैं, स्वीट ऑफ जापान, क्या बोलते हैं, स्वीट ऑफ जापान बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसके उदाहरण क्या है, हमिंग बर्ड आ गया, कीवी आ गया, वो सब शुतुरमुर्ग पक्षी आ गया, और सभी पक्षी जनरली सभी पक्षी क्या है, एवज वर्गीकरण है। एक तो ये इसमें ये ध्यान रखना, इसका खून कैसे होता है, गर्म खून होता है, ठीक है दोस्तों।
और इसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। और इसमें एक ये भी ध्यान रखना, श्वसन अंग वो पलाई, ये जो होने वाली हड्डी है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना पुनोमेटिक हड्डी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें लास्ट एक होता है, ये कौन सा इस वर्गीकरण होता है, स्तनधारी, वह इसका दूसरा नाम भी क्या है, स्तनपायी वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, एक तो होता है स्तनधारी या इसका दूसरा नाम क्या है, स्तनपायी वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है जो जीव अपने बच्चों को दूध पिलाए, तो वो कौन से, वो जीव सभी कौन से जीव हो जाएंगे, स्तनधारी या स्तनपायी वर्गीकरण के अंदर आ जाते हैं। कौन से, जो अपने बच्चों को दूध पिलाए। ठीक है, इनमें बात करें तो इसमें भी कितने होते हैं, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी बात करें श्वसन अंग, तो श्वसन अंग कौन सा होता है, फेफड़ा यानी कि लंग्स। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो ये इन वर्गीकरण में जो जीव होते हैं, ठीक है दोस्तों, इन पर क्या होता है, बॉडी के ऊपर बाल पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बॉडी के ऊपर बाल पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल की बात करिए, इनके उदाहरण क्या है, तो इनके उदाहरण की बात करिए, सबसे पहले आता है मनुष्य। क्या था दोस्तों, मनुष्य आता है, क्योंकि मनुष्य के ऊपर बाल भी पाए जाते हैं, लंग्स फेफड़ा भी होता है, 4 कोष्ठक भी पाए जाते हैं, और मनुष्य अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, खासकर फीमेल होती है, जो फीमेल होती है ना, तो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो इसमें सभी मनुष्य आ जाते हैं। ठीक है, मनुष्य से संबंधित। ठीक है, और दोस्त होता है एक डॉल्फिन, मैंने बताया था पहले, कहाँ पर बताया था, देखो यहाँ पर बताया था ना मैंने कि मत्स्य पैनल में, देखो दोस्तों बताया था ना मैंने, रियल मछली और डॉल्फिन, इनका श्वसन तंत्र होता है वो लंग्स होता है, लंग्स होने के कारण इनको स्तनधारी वर्गीकरण में रखते हैं। ठीक है तो इसलिए हम रखते हैं, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, देखो श्वसन अंग फेफड़ा होता है, तो फेफड़े के होने के कारण इनमें हम डॉल्फिन भी रखते हैं और क्या रखते हैं, रियल मछली भी रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों ये हो गया स्तनधारी वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, एक नोट लगा के लिखो, ये सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सबसे बुद्धिमान जीव किसे कहा गया है, मानव को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, वो सेकंड बुद्धिमान जीव किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, डॉल्फिन को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बुद्धिमान जीव किसे कहा गया, मानव, ये तो सबको ध्यान रखता है, और सेकंड पे पूछ ले तो सेकंड कौन सा होगा, डॉल्फिन होगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, और मैंने ये टॉपिक करा दिया है, कौन सा टॉपिक था दोस्तों, ये था जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो मैंने बता दिया, 1 या 2 क्वेश्चन आराम से बनेंगे, खासतौर के आरआरबी रेलवे जो 2022 में एग्जाम हो रहा है, इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो उसको वीडियो को वापस एक बार वापस देख लेना। ठीक है, और खासतौर के मैंने जो बताया था इंपॉर्टेंट है वो तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में आराम से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस का एक अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।